द टाइम्स में खुशामदीद। बिहार में इतना बड़ा उलटफेर हो जाएगा किसी को अंदाजा नहीं था। कांग्रेस जैसी पार्टी बिहार में सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ रही है और वो भी किशनगंज की सीट मुसलमानों के वोट की बदौलत। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में कांग्रेस से बड़ी पार्टी बन चुकी है, जो 5 सीटों पर चुनाव जीत चुकी है और एक सीट पर चुनाव जीतते जीतते हार गई और वहां आरजेडी ने कुछ वोट को काट लिया, वरना ठाकुरगंज विधानसभा की सीट भी आसानी से एआईएमआईएम जीत लेती, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार ने उस सीट को जीत लिया है। उधर आरजेडी सिर्फ 24 सीटों पर महदूद हो गई, बीजेपी अकेले इतनी बड़ी पार्टी बन गई है। बीजेपी बिहार में 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जनता दल यूनाइटेड भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी ने 95-96 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। जनता दल यूनाइटेड को भी 84 सीटों पर जीत मिल रही है और बीजेपी अब इस पोजीशन में आ चुकी है, वो माइनस जेडीयू माइनस नीतीश कुमार वहां सरकार बना सकती है। और अब ये खबरें सामने आ रही है कि बिहार में बीजेपी अपना सीएम बनाएगी, नीतीश कुमार की पार्टी के साथ अलायंस करके, इत्तेहाद करके बीजेपी सरकार बनाने वाली नहीं है। किसी को अंदाजा नहीं था कि बिहार में इस तरह वन साइडेड महागठबंधन की जीत हो जाएगी। 206 सीटों पर एनडीए को जीत मिल रही है। बिहार में मेजोरिटी के लिए बहुमत का आंकड़ा है 122 सीटों का, यानी 122 सीटें जिसके पास आ गई उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन बीजेपी ने, एनडीए ने डबल आंकड़ा हासिल कर लिया है। बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं और आरजेडी का जो हश्र है वो 2010 से भी बुरा है। 2010 में आरजेडी अलग चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी, तब आरजेडी को 22 सीटों पर जीत मिली थी और इस वक्त भी आरजेडी उतना ही पर महदूद हो रही है। कांग्रेस का सबसे बड़ा अंजाम है, कांग्रेस 2010 में 143 सीटों पर चुनाव अकेले लड़ी थी और 4 सीटें जीत पाई थी, लेकिन अभी 2025 में कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर चुनाव जीत सकी, वो भी कमरुल हुदा की किशनगंज की विधानसभा सीट, और वहां मुसलमानों ने जिम्मेदारी के साथ वोट किया। अगर उनका वोट थोड़ा सा ज्यादा और एआईएमआईएम को चला जाता तो बीजेपी उस सीट को आसानी से जीत सकती थी। बीजेपी की उम्मीदवार श्रुति सिंह ने बहुत कांटे का टक्कर दिया है, मुकाबला किया है, जिस तरह ठाकुरगंज की विधानसभा सीट का मामला हुआ। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2020 की तारीख को दोबारा दोहरा दिया। 2020 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5 सीटों पर जीत मिली थी, बैसी विधानसभा में, कोचाधामन में, बहादुरगंज में, जोकीहाट में और अमौर विधानसभा। और ठीक इस साल भी यानी 5 साल भी एआईएमआईएम को इन्हीं 5 सीटों पर जीत मिल गई है और 6ठी सीट ठाकुरगंज की जीतते जीतते एआईएमआईएम रह गई है। उसके अलावा अररिया में या पारन में या बलरामपुर में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। हालांकि बैसी में जीतने की उम्मीद नहीं थी। जोकीहाट का जो मामला है सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। जोकीहाट में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच में लड़ाई थी और ज्यादातर रिपोर्ट में यही दावा किया जा रहा था कि शहनवाज आलम की जीत हो जाएगी। शहनवाज आलम मरहूम तस्लीमुद्दीन का छोटा बेटा है। 2018 में आरजेडी के टिकट पर वो एमएलए बना। 2020 में आरजेडी ने उसका टिकट काट दिया, एआईएमआईएम ने उसको उम्मीदवार बनाया, उसको जीत मिल गई और उसके बाद बीच में उसने एआईएमआईएम से गद्दारी की, धोखा देकर उसने आरजेडी को ज्वाइन कर लिया और खुद वो आरजेडी में नहीं गया बल्कि अपने साथ वो एआईएमआईएम के 3 और एमएलए को ले गया, कोचाधामन के एमएलए को, बहादुरगंज के एमएलए को, बैसी के एमएलए को। और उसके बाद जब सरकार बनी बीच में आरजेडी की तो इसको मिनिस्ट्री भी दी गई और लोगों का तज्जिया यह था, अब तक लोग यही मान रहे थे कि जोकीहाट विधानसभा में एआईएमआईएम को जो जीत मिली थी तो वो असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे पर जीत नहीं मिली थी, एआईएमआईएम की वजह से जीत नहीं मिली थी, बल्कि शहनवाज आलम का आरजेडी ने टिकट काट दिया था तो सिंपैथी में उसे लोगों ने वोट किया। या तस्लीमुद्दीन साहब का वो इलाका है, गढ़ है, वहां से तस्लीमुद्दीन मरहूम का कोई बेटा ही चुनाव जीत सकता है, इसलिए शहनवाज आलम को जीत मिली। उसमें ओवैसी और एआईएमआईएम का कोई किरदार शामिल नहीं है। लेकिन 2025 में बात कंफर्म हो चुकी है कि पिछली मर्तबा भी शहनवाज आलम को ओवैसी के चेहरे पर जीत मिली थी, एआईएमआईएम के नाम पर वोट मिली थी और 2025 में मुखिया मुर्शिद आलम को वहां से जीत मिल गई है। मुर्शिद आलम पहले सिर्फ मुखिया रह चुके, वो एमएलए कभी नहीं रहे। एक मर्तबा जेडीयू से एमएलए का इलेक्शन लड़ने की उन्होंने कोशिश की थी लेकिन हार गए थे। शहनवाज आलम के हाथों वो हारे थे, लेकिन शहनवाज आलम के हाथों वो हारते वक्त दूसरे नंबर पर थे। इस मर्तबा शहनवाज
शहनवाज आलम चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर मुर्शिद आलम जिनको जीत मिली, दूसरे नंबर पर मर्जर आलम जो जनता दल यूनाइटेड से उम्मीदवार थे, तीसरे नंबर पर वहां सरफराज आलम जो जन स्वराज से उम्मीदवार थे, और चौथे नंबर पर शहनवाज आलम आ गया। तो शहनवाज आलम को करारी हार मिली है। असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस के लोग लगातार कह रहे थे कि जिन 4 लोगों ने हमें धोखा दिया, हमें छोड़कर आरजेडी को ज्वाइन कर लिया, उन 4 को हम मिट्टी में मिला देंगे। उनमें से 3 के बारे में आईएमआईएम ने कहा कि हमने 3 को पहले ही मिट्टी में मिला दिया और चौथे को भी हम 14 नवंबर को मिला देंगे। बहादुरगंज से अनसार नईमी को, कोचा धामन से इजहार असफी को और बैसी से जब रुकनुद्दीन को टिकट नहीं मिला तो एआईएमआईएम ने जश्न मनाया और कहा कि हमने इनको मिट्टी में मिला दिया, इनका पॉलिटिकल कैरियर खराब हो गया और इनको आरजेडी ने टिकट नहीं दिया। और शहनवाज आलम को टिकट मिल गया था, लेकिन शहनवाज आलम चौथे नंबर पर गए, चुनाव हार गए। इसलिए मजलिस के लीडर सब कह रहे कि हमने इन 4 को मिट्टी में मिला दिया। और यहां से बात भी समझ में आती है कि सीमांचल ओवैसी का बहुत ही मजबूत गढ़ बन चुका है, बल्कि हैदराबाद से ज्यादा मजबूत इलाका और किला ओवैसी का सीमांचल बन चुका है। ओवैसी को खासतौर पर अख्तरुल ईमान को, सरवर आलम को कोचा धामन से और एमआईएम के जितने उम्मीदवार जहां से भी चुनाव लड़ रहे थे, उन सब जगहों से उनको हराने के लिए, उनको खत्म करने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी ने लगातार रैलियां की। इकरा हसन की रैलियां कराई गई, दूसरे मुस्लिम रहनुमाओं की रैलियां हुई, राहुल गांधी ने वहां रैलियां की। लगातार कहा गया कि वैसी बीजेपी की बी टीम है, वैसी सरकार नहीं बना सकते हैं, इन लोगों को वोट देने का कोई फायदा नहीं। कंटिन्यू प्रोपेगेंडा किया गया कि तेजस्वी की सरकार बन रही है और सरकार बनेगी तो आपके इलाके में डेवलपमेंट होगा, आपके इलाके का विकास होगा, आपके इलाके में फंड आएगा, इसलिए उन लोगों को वोट नहीं देना है जो सरकार नहीं बना सकते हैं। लेकिन सीमांचल के लोगों ने यह तय कर रखा था कि हम पतंग छाप पर ही वोट डालेंगे, वैसी को ही, उनके नुमाइंदों को ही जिताएंगे। और यही सीमांचल का रिजल्ट आया जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। और अब देखिए कि बिहार में कांग्रेस से बड़ी पार्टी एआईएमआईएम बन चुकी है। पिछले दिनों मिलर टाइम्स ने जब अपना एग्जिट पोल जारी किया और मिलर टाइम्स के एग्जिट पोल में एआईएमआईएम के लिए एक अलग से कैटेगरी बनाया गया, जबकि किसी भी दूसरे मीडिया हाउसेज ने एआईएमआईएम के लिए अलग से कैटेगरी नहीं बनाया गया। तो अशोक कुमार पांडे और इस तरह के बहुत सारे जो अपने आप को बड़े जर्नलिस्ट कहते हैं, उन्होंने मिलर टाइम्स को रोस्ट किया, मिलर टाइम्स की तनकीद की और कहा कि मिलर टाइम्स का पूरा सर्वे फर्जी है, फेक है, मिलर टाइम्स की औकात नहीं है। अशोक कुमार पांडे को इस बात से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी कि मिलर टाइम्स ने एआईएमआईएम के लिए अलग से कॉलम बनाए, जबकि किसी भी चैनल ने एआईएमआईएम के लिए अलग से कॉलम नहीं बनाया। जन स्वराज के लिए सभी ने बनाया, तो उस पर उनको इतराज नहीं, लेकिन उनका कहना था कि एआईएमआईएम का कोई वजूद नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं, फिर उस पार्टी के लिए मिलर टाइम्स ने अलग से कॉलम क्यों बनाया। लेकिन आज देखिए 2 दिन भी अशोक कुमार पांडे को यह कहे हुए नहीं हुआ और एआईएमआईएम कांग्रेस से बड़ी पार्टी बिहार में बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर, वो भी एआईएमआईएम के गढ़ में ही चुनाव जीत रही है। और कांग्रेस की जिसने इज्जत बचाई है, जो लीडर कांग्रेस की 1 सीट लेकर का है, जिससे कांग्रेस कह सकती है कि वो 0 पर आउट नहीं हुई है बल्कि 1 सीट लाई है, वो भी एमआईएम का ही बनाया हुआ लीडर है। क्योंकि कमरुल हुदा को पहली मर्तबा मजलिस ने उपचुनाव में टिकट दिया था, कमरुल हुदा को जीत मिली और उसे एमएलए बनने का मौका मिला। 2020 में उसकी हार हो गई और अब 2025 में कांग्रेस को उसने ज्वाइन कर लिया। उसने कहा कि हमारा लीडर ओवैसी नहीं हो सकता, मोहम्मद जावेद, इमरान प्रतापगढ़ी, और उस कमरुल हुदा को जीत भी मिल गई। लेकिन वो एमआईएम का ही लगाया हुआ दरख्त था, कांग्रेस का अपना लगाया हुआ दरख्त नहीं। तो कांग्रेस को जिस तरह बिहार में बदतरीन और करारी हार का सामना करना पड़ा है, इसके लिए मुझे लगता है कांग्रेस के लीडर्स को, नेताओं को अपना जायजा लेना चाहिए। सीमांचल में लड़ाई इस बात की थी कि मुस्लिम क़यादत का हकदार कौन है, मुस्लिम वोटों पर कंट्रोल किसका है, मुसलमान किसकी बात मानते हैं, और इसी के बीच में लड़ाई हो रही थी। असदुद्दीन ओवैसी साहब दावा कर रहे थे कि मुसलमानों के लीडर्स हम हैं, मुसलमान की क़यादत हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि मुसलमानों की क़यादत हम करेंगे, मुसलमान हमेशा हमारा वोट बैक रहे तो मुसलमानों को उधर नहीं जाना चाहिए। आरजेडी कह रही थी कि मुसलमानों को हमारे साथ रहना चाहिए। इकरा हसन को भेजा गया, उनकी रैलियों में लगातार भीड़ देखी गई। इमरान प्रतापगढ़ी ने कंटिन्यू रैलियां की, मामला बिरयानी तक आ गया, शेरवानी तक आ गया, एक दूसरे पर हमले किए जाते रहे। एआईएमआईएम के नेताओं पर भी इल्ज़ाम लगता रहा कि उन्होंने अपने मुखालफिन को, आरजेडी को और कांग्रेस के नेताओं को फिरौन कहा, नमरूद कहा, गालियां दी है। इमरान प्रतापगढ़ी ने यहां तक कहा कि एआईएमआईएम गाली बाजों की पार्टी है और कई मरतबा सोशल मीडिया पर एमआईएम के वर्कर्स भी तमाम लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं।
उधर से एमआईएम ने भी जवाब दिया कि अख्तरुल ईमान को हराने के लिए पूरी दुनिया एक हो चुकी है। मुसलमान गुलामी करते हैं, दरी बिछाते हैं, लेकिन एमआईएम इतना बड़ा सरप्राइज देगी किसी को अंदाजा नहीं था। और यहां पर मिल्लत टाइम्स का एग्जिट पोल परफेक्ट साबित हुआ। मिल्लत टाइम्स के एग्जिट पोल में महागठबंधन की जीत बताई गई थी, लेकिन वो नहीं हो सका। ठीक है, हमें अपनी गलती एक्सेप्ट है, लेकिन मिल्लत टाइम्स ने एआईएमआईएम के बारे में जो कहा था कि 4 से 6 सीट तक मजलिस जीत सकती है, और परफेक्ट साबित हुआ, 5 सीटों पर उसे जीत मिली है। और ये एग्जिट पोल किसी का भी नहीं था। एमआईएम के जो पुराने लीडर्स हैं वो खुद मान रहे थे कि 2 से 3 सीटों पर जीत मिलेगी, अमौर में और कोचाधामन में। इसके अलावा सीटों पर उनको जीत के इम्कान नहीं था। वैसे इस चुनाव में किसी भी एजेंसी का एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुआ, ना तो चाणक्य का, इंडिया टुडे का, क्योंकि सभी ने एनडीए को 140 सीटें तक दी थी। किसी ने नहीं कहा था कि 200 का आंकड़ा पार हो जाएगा। तो एग्जिट पोल तो किसी का सच साबित नहीं हुआ। और अब अपोजिशन की तरफ से, आरजेडी, कांग्रेस और नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ किया गया है। एसआईआर जो कराया गया उसका नतीजा है, क्योंकि एसआईआर में 60 लाख वोटर्स नाम काट दिया गया, और उसी का यह परिणाम है, उसी का नतीजा है कि बिहार में इतनी करारी हार आरजेडी की हो रही है। तेजस्वी यादव की तरफ से अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है, राहुल गांधी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। मुकेश सहनी, जिसको डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया गया था, उसको 0 सीट मिली, यानी 1 सीट पर भी जीत नहीं मिल सकी। और सच्चाई यह है कि आरजेडी और महागठबंधन को सिर्फ मुसलमानों का वोट मिला। मुसलमानों के अलावा किसी का भी वोट इन लोगों को नहीं मिल सका। यादवों का भी वोट नहीं मिला, सहनियों का भी वोट नहीं मिला, दूसरे समाज का वोट नहीं मिला। और नतीजा यह है कि इतनी करारी हार हो गई है। सीमांचल में सिर्फ 2 से 3 सीटें मिल रही है, वो भी कह लीजिए मुसलमानों की वजह से। मिथिलांचल में 50 सीटें हैं और वहां पर आरजेडी का पूरा सुपरा साफ होता नजर आ रहा है। मगध के एरिया में पूरा सुपरा साफ हो गया, यानी किसी भी इलाके में, भोजपुरिया इलाका जो छपड़ा का और ये पूरा इलाका आरजेडी का गढ़ माना जाता है, वहां भी सुपरा साफ हो रहा है। उसामा शहाब के हवाले से गुड न्यूज है कि उसामा शहाब अपना चुनाव जीत रहे, हालांकि कांटे की टक्कर है और अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। उसके अलावा आसिफ अहमद बिस्फी से चुनाव जीत सकते हैं। आरजेडी ने 18 मुसलमानों को टिकट दिया था और उसमें से 2 की जीत का इम्कान है। फाइनल रिजल्ट आना भी बाकी है, एक आसिफ अहमद बिस्फी से और दूसरे उसामा शहाब। उसके अलावा कांग्रेस से कमरुल हुदा को जीत मिली, सीपीआई-एमएल से कमरुल अंसारी को जीत मिल सकती है। ये बात भी जान लीजिए कि इस मरतबा बिहार असेंबली में मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद, मुस्लिम नुमाइंदों की जो तादाद है वो 10 से कम हो जाएगी। 5 एमआईएम के रहेंगे और 2-3 आरजेडी के और 1 कांग्रेस को हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो यानी 10 के अंदर सिमट जाएंगे मुस्लिम जीते हुए उम्मीदवार बिहार असेंबली में। और अब तक का सबसे छोटा आंकड़ा होगा। आजादी के बाद इतनी कम तादाद मुसलमानों की कभी भी बिहार असेंबली में नहीं रही। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर लाइव अपडेट जारी है, लगातार हम आपको रिजल्ट्स दिखा रहे हैं कि कहां पर कितनी सीटें किसको मिल रही है, किस पार्टी का क्या आंकड़ा है। और पहली मर्तबा बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की तरह, दूसरे न्यूज चैनलों की तरह हमने भी अपना न्यूज रूम तैयार किया और लगातार हम लाइव अपडेट आपको हर पार्टी का नतीजा बता रहे हैं कि कहां पर किसको कितनी सीट मिल रही है, कौन कितनी सीटों से आगे, कौन कितनी सीटों से पीछे है। तो आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी, हमारी ये कोशिश कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, बताइए। फिर मुलाकात होगी। लाइव देखते रहिए मिल्लत टाइम्स को।